नमस्कार दोस्तों, आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो आज अपनी यहाँ पे एमसीक्यू की सीरीज रहेगी वो रहेगी सीरीज नंबर यहाँ पे 73। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी दोस्तों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपन 9,999 क्वेश्चन की यहाँ पे प्रक्रम चला रहेगा। साथ ही में यहाँ पे जो 73 है इसका पार्ट रहेगा। मॉर्निंग के अंदर अपन यहाँ पे थ्योरी क्लास भी चला रखी है, बीच बीच में अपन यहाँ पे बूस्टर डोज क्लास भी ले रहे हैं। तो आपकी तैयारी को शानदार और भी मजबूत करने के लिए है वो लगातार अपन यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे, फिर अपन लगातार आगे बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आज अपना यहाँ पे सीरीज नंबर 73 रहेगा और उसका यहाँ पे क्वेश्चन देखे तो वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि सीखने में रुकावट आने का कारण है। सीखने में रुकावट आने का क्या कारण हो सकता है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं शेयर कर दीजिए दोस्तों यहाँ पे क्लास को, और लाइक भी कर दे। एक बार शेयर और लाइक कर दे, आपके लिए लगातार है दोस्तों। यहाँ पे वो 900 पोस्टों के अकॉर्डिंग है वो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपकी तैयारी को मजबूत करने की पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सीखने में रुकावट आने का कारण है पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष हो गया, कार्य की जटिलता हो गई, शारीरिक सीमा हो गई, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों। यहाँ पे कि उपरोक्त सभी है वो यहाँ पे लर्निंग के अंदर है वो यहाँ पे क्या रह सकते हैं, समस्या आने रुकावट आने के कारण यहाँ पे रह सकते हैं। फैक्ट देखे दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट इंपोर्टेंट दिए गए हैं आपके लिए। तो फैक्ट दिया गया है कि सीखने में बाधा सक्रिय और प्रतिक्रियात्मक अवरोध के कारण, कार्य की कठिनाई के कारण और शारीरिक सीमाओं के कारण यहाँ पे हो सकती है। इनके कारण है वो यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे तो यहाँ पे सीखने में यहाँ पे बाधा आ सकती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखे दोस्तों, दंड क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दंड यानी पनिशमेंट है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे वो अपने को यहाँ पे बताना है। सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, सुझावात्मक प्रेरणा या सामाजिक प्रेरणा। तो दोस्तों यहाँ पे जो मोटिवेशन होता है वो दो प्रकार से रहेगा। एक इंटरनल और यहाँ पे एक्सटर्नल मोटिवेशन रहेगा। तो उनमें जो यहाँ पे दंड होता है वो एक्सटर्नल, लोभ लालच या लक्ष्य को दिखाकर जो मोटिवेशन दिया जाता है वो बाह्य। तो यहाँ पे जो दंड है तो बाह्य प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा यहाँ पे रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन नेगेटिव मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है। तो फैक्ट दिया गया है कि जो दंड को व्यवहार मनोविज्ञान में सामान्यतः क्या नकारात्मक प्रेरणा है यानी एवर्सन स्टिमुलस माना जाता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो नकारात्मक अभिप्रेरणा एवर्सन स्टिमुलस है वो इसको यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 3 देगा दोस्तों यहाँ पे कि सीखना समृद्धि हो जाता है। सीखना समृद्ध हो जाता है यदि। तो सीखना किस प्रकार समृद्ध रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे सीखना किस प्रकार अच्छा हो सकता है। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, या फिर शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। तो सीखना अगर समृद्ध हो सकता है, लर्निंग बिकॉज यहाँ पे एनकरेज हो सकती है। तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ये इस प्रकार ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे वास्तविक दुनिया से जो उदाहरण दिए जाते हैं और उससे यहाँ पे क्रिया करके जो शिक्षक है वो उनकी समस्याओं को यहाँ पे सुलझाता है। तो फैक्ट देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो रचनावादी तथा अंतःक्रियात्मक जो अधिगम दृष्टिकोण वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को विद्यार्थियों की अनुक्रिया अंतःक्रिया के साथ अधिगम करके है वो अधिक अर्थपूर्ण समृद्ध बना सकता है। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। कौन सा कथन है जो सीखने की प्रक्रिया के यहाँ पे कथन है उनको नहीं मानना चाहिए वो अपने को यहाँ पे बताना है। निम्न में से कौन सा कथन है जो सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। अन अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है यानी अन जो लर्निंग है इज आल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्था है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्य उन्मुखी होता है। तो अगर सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे सीखना है वो कहीं भी जीवन में कहीं भी और किसी भी स्थिति में सीखा जा सकता है। फैक्ट देखे दोस्तों यहाँ पे
तो अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो सभी वातावरणों में होते हैं, केवल शैक्षिक संस्थानों तक ही सीमित नहीं होते। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं मापा जा सकता है? सीखने के लक्षण के रूप में किसे नहीं मापा जा सकता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो अनुभव के परिणाम स्वरूप गठित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनअधिगम भी सीखने की एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। थोड़ा दिमाग लगा के अपने को करना है दोस्तों पे। क्वेश्चन नंबर 5 और ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। सीखना व्यवहार का अध्ययन ही सीखना है, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे व्यवहार का अध्ययन ही सीखना यहाँ पे नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, आपको फैक्ट से समझ में आ जाएगा कि सीखना अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत क्या है, स्थायी परिवर्तन होता है, न कि केवल व्यवहार का अध्ययन होता है। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा कि ए हैंडबुक ऑफ जिम्नास्टिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए हैंडबुक ऑफ जिम्नास्टिक नामक पुस्तक की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। गेवर लिप बोरिंग, जा जो जाम जालमरलिंग है, पर हेनरिगलिंग या स्पीच। ए हैंडबुक ऑफ जिम्नास्टिक की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। पर हेनरिगलिंग के द्वारा है वो हैंडबुक ऑफ जिम्नास्टिक नामक बुक्स यहाँ पे लिखी गई है। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, यह पुस्तक परहेन रिगलिंग द्वारा है वो विकसित स्वीडिश जिम्नास्टिक प्रणाली से संबंधित है। क्योंकि दोस्तों परहेन रिगलिंग किससे संबंधित है, तो स्वीडन जिम्नास्टिक का इसे पितामह भी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्वीडिश जिम्नास्टिक का जनक भी इसे माना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, काफ बोन किसे कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे काफ बोन है वो किसे कहते हैं, वो अपने पे बताना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे काफ मसल्स की बात करें, काफ मसल्स की बात करें तो वो कौन सी रहेगी, तो वो यहाँ पे गेस्ट्रोनीमियस, ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे गेस्ट्रोनीमियस मसल्स होती है, उसे अपन काफ मसल्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे काफ बोन पूछी गई है। तो दोस्तों अब जो अपना पैर होता है, इस पैर के अंदर लोअर, ये तो अपना घुटने वाला पटेला भाग रहेगा, ये अपना लोअर लेग होगा। और ये अपना यहाँ पे क्या रहेगा, पैर वाला भाग है। इसके अंदर यहाँ पे जो टीबिया और फिबुला होती है, तो यहाँ पे टीबिया सामने की तरफ, फिबुला यहाँ पे पीछे की तरफ होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जो फिबुला है वो फिबुला बोन यहाँ पे काफ बोन के नाम से जानी जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिबुला जो निचले पैर की बाहरी भाग में स्थित पतली हड्डी है, जिसे अपन आमतौर पर काफ बोन के नाम से यहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, किस महापुरुष को भारत का पायनियर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है? पायनियर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, वो किसे कहा जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। या भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक भी अपन इसे बोल सकते हैं, जनक भी बोल सकते हैं। ये किसे कहा जा सकता है? पीएम जोसेफ, जीडी सोंधी, एससी बक या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बताना है। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को एक बार सभी दोस्त शेयर भी कर दे और लाइक ज्यादा से ज्यादा आप करते रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पे एससी बक, हैरी क्रो बक है, वो ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक या पायनियर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो एससी बक भारत में शारीरिक शिक्षा के पायनियर या पिता के रूप में यहाँ पे माने जाते हैं। और इसने यहाँ पे एससी बक ने यहाँ पे वाईएमसीए की स्थापना भी इसके द्वारा यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, किसको एशियाई खेलों का पिता कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे फादर ऑफ एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो किसे कहा जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। अब एशियन गेम्स है वो कभी स्टार्ट हुए थे? 1951 में एशियन गेम्स स्टार्ट हो गए थे, जिनकी शुरुआत यहाँ पे नई दिल्ली भारत के अंदर की गई थी। भारत में अभी तक यहाँ पे 2 बार एशियन खेलों की शुरुआत 1951 और यहाँ पे 1982 के अंदर यहाँ पे की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। प्रोफेसर जीडी सोंधी है, गुरुदत्त सोंधी है, वो ध्यान रखना दोस्तों, भारत के अंदर है वो एशियाई खेलों के यहाँ पे जनक रहने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है। तो प्रोफेसर जीडी सोंधी है वो एशियाई खेलों की अवधारणा और आयोजन में है अग्रणी भूमिका इसके द्वारा यहाँ पे निभाई गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा दोस्तों, हेपेटिक धमनी का संबंध शरीर के किस अंग से है? दोस्तों यहाँ पे धमनी कौन सी है, तो हेपेटिक की बात कर रहे हैं अपन, हेपेटिक धमनी की बात कर रहे हैं, वो शरीर के किस ऑर्गन से रिलेटेड यहाँ पे रहेगी? तो दोस्तों जो ये अपना यहाँ पे लीवर होता है,
इस लीवर में ध्यान रखना जो धमनी होती है वो हिपेटिक धमनी और यहाँ पे पोर्टल शिरा रहेगी जो यहाँ पे अशुद्ध रक्त से संबंधित है, और हिपेटिक धमनी है जो रक्त लीवर से संबंधित यहाँ पे उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए यहाँ पे यूज करती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा। लीवर से संबंधित है वो हिपेटिक धमनी और जो पोर्टल शिरा है दोनों यहाँ पे लीवर से संबंधित यहाँ पे रहेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो हिपेटिक धमनी है वो लीवर को ऑक्सीकृत युक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी सप्लाई यहाँ पे करती है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। और इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे पोर्टल शिरा के द्वारा यहाँ पे वापस से इसको लाया जाता है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखे दोस्तों यहाँ पे कुश्ती के खिलाड़ी को निम्न में से क्या बोला जाता है। कुश्ती के खिलाड़ी उसे अपन किस नाम से बोल सकते हैं, टोक्सोफिली, टेल, केजर्स या रेडर। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे पेल के नाम से अपन जान सकते हैं जिसमें यहाँ पे इसे पहलवान के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन पारंपरिक नाम से अगर देखें, पारंपरिक रूप से देखें दोस्तों यहाँ पे तो भारतीय कुश्ती में खिलाड़ी को अपन पहलवान के नाम से जानते हैं, लेकिन पहलवान रिलेटेड यहाँ पे किससे रहेगा तो वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे पेल से रिलेटेड यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 12 यहाँ पे रहेगा, फैक्ट भी दिया गया है सामने आग पे दोस्तों यहाँ पे कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास में सबसे मुख्य बाधा कौन सी होती है। मुख्य बाधा पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको फैक्ट दिख गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 और उसका सही आंसर रहेगा वो कुपोषण। यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे वो ध्यान रखना है दोस्तों सबसे ज्यादा वृद्धि और विकास के अंदर मुख्य बाधा पूछी गई है दोस्तों। वैसे अभ्यास की कमी भी हो सकती है, मनोविकार हो सकता है, पर्यावरण असंतुलन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेन की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे कुपोषण सबसे ज्यादा अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 13 देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा कि 1896 के प्रथम आधुनिक ओलंपिक में कितने खेल शामिल किए गए थे। दोस्तों यहाँ पे कितने खेल है वो शामिल किए गए थे। फर्स्ट आधुनिक ओलंपिक गेम है वो 1896 के अंदर यहाँ पे शुरुआत हुई थी। फादर ऑफ यहाँ पे मॉडर्न ओलंपिक कौन रहेगा दोस्तों यहाँ पे तो डी कुबर्टिन है, पीरियड कुबर्टिन है। कुबर्टिन यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक है। प्राचीन ओलंपिक खेल है वो 776 ईसा पूर्व यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 9 खेल है वो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों के अंदर यहाँ पे शामिल किए गए थे। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों कि साइनोथोरोसिस प्रकार के जोड़ निम्न में से किसमें पाया जाता है। साइनोथोरोसिस भी बोल सकते हैं दोस्तों इसे अपन, साइनोथोरोसिस भी बोल सकते हैं इसे, साइनोथोरेसिस वो भी अपन इसे बोल सकते हैं। तो साइनोथोरेसिस प्रकार के जोड़ है वो निम्न में से किसमें पाया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। हाथ व पैरों में, खोपड़ी में, जहां रेडियस हड्डी हुमरस से मिलती है, या कशीरकों के मध्य। तो दोस्तों यहाँ पे जोड़ 3 प्रकार के रहेंगे, चल, अचल और अल्पचल। वैसे देखा जाए तो डायोथोरेसिस, एम्फीथोरेसिस और साइनोथोरेसिस। तो यहाँ पे जो साइनोथोरेसिस है वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे अचल जोड़ की श्रेणी में आते हैं, बिल्कुल यहाँ पे मूवमेंट है वो बहुत कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहेगा दोस्तों बी। स्कल के जो बोन होती है उनके अंदर है वो यहाँ पे कौन सा जोड़ पाया जाता है, साइनोथोरेसिस यहाँ पे अचल जोड़ पाया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि साइनोथोरेसिस अचल जोड़ों की संदर्भ में करता है जो खोपड़ी यानी स्कल स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा दोस्तों कि एचिलस टेंडन किस मांसपेशी के सिरे पर स्थित रहती है। एचिलस टेंडन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे वो कौन सी मांसपेशी है मसल से उनके यहाँ पे सिरे पर यहाँ पे लोकेटेड रहने वाली है। हेमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, गैस्ट्रोनोमिस या ग्लूटियस मैक्सिमस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस है वो कूल्हे की सबसे बड़ी यहाँ पे मसल्स होती है। साथ ही में गैस्ट्रोनोमिस जिसे काप बोन के नाम से जानते हैं। क्वाड्रिसेप्स है वो 4 मांसपेशियां होती है जो जांग के अंदर पाई जाती है सामने की तरफ। हेमस्ट्रिंग है जांग में पीछे की तरफ पाई जाती है जिसमें 3 मांसपेशियां मिलकर बनती है। तो यहाँ पे जो एचिलस टेंडन है वो ध्यान रखना दोस्तों, ये अपना यहाँ पे पटेला वाला भाग हो गया, लोअर लेग हो गया, और ये अपना यहाँ पे एक पंजे वाला पैर का भाग है। इसमें एडी के हड्डी से मिलके है वो काफ बोन्स है, और साथ ही में जो नीचे है वो सोलियस मसल और ऊपर यहाँ पे गैस्ट्रोनीमस मसल, दोनों को मिलाने के साथ में है वो एडी की जो बोन है उससे मिलता है जाके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा। गैस्ट्रोनीमस मांसपेशी की सीरीज है वो एचिलस टेंडन यहाँ पे मिलता है। देख सकते हैं दोस्तों आप फैक्ट क्या दिया गया है कि एचिलस टेंडन की बात करें दोस्तों यहाँ पे वो गैस्ट्रोनेमियस और साथ ही में जो सोलियस मांसपेशी है वो हड्डी एडी की हड्डी से यहाँ पे जोड़ता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है।
नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16 देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा या कि बीएमआई कितने से अधिक होने पर यहाँ पे मोटापा या ओबेसिटी यहाँ पे कहलाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। बीएमआई है जिसे अपन बॉडी मास इंडेक्स के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये शरीर में है वो वसा की मात्रा का यहाँ पे अनुमान लगाती है। और वो ये इसका यहाँ पे बीएमआई का जो सूत्र है वो मास यानी वजन है वो केजी के अंदर, और यहाँ पे अपॉन है दोस्तों यहाँ पे हाइट है, वो हाइट ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे मीटर स्क्वायर के अंदर अपन लेते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ की बात करें अपन यहाँ पे, तो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो 30% से अधिक है वो यहाँ पे फैट की मात्रा होने पर क्या हो जाती है, तो वो मोटापा की श्रेणी में यहाँ पे आता है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप। तो फैक्ट दिया गया है कि अनुसार यहाँ पे डब्ल्यूएचओ की बात करें, डब्ल्यूएचओ के अनुसार है दोस्तों यहाँ पे 30 से अधिक होने पर मोटापा यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17, पहली बार और अंतिम बार भारतीय बास्केटबॉल टीम ने किस ओलंपिक में भाग लिया था। पहली और अंतिम बार इसका मतलब दोस्तों अभी तक यहाँ पे एक ही बार है भारतीय बास्केटबॉल टीम ने है वो यहाँ पे क्या किया था, ओलंपिक के अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे कब कब किया था, 1936 बर्लिन, 1956 मेलबर्न, 1980 मॉस्को या 2012 लंदन ओलंपिक। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर बताना दोस्तों आपको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 रहेगा और ऑप्शन नंबर देखे तो यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर। 1980 का जो मॉस्को ओलंपिक है उसके अंदर पहली और लास्ट बार एक बार है वो अभी तक भारतीय बास्केटबॉल टीम के द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट ओलंपिक के अंदर यहाँ पे किया गया है। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, तो 1980 का जो मॉस्को ओलंपिक है उसमें भारतीय बास्केटबॉल टीम ने ओलंपिक में केवल एक बार है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखे दोस्तों। 1900 के पेरिस ओलंपिक के में जो नॉर्मन पिचार्ड ने किसके झंडे के तले है प्रतिभाग किया था। जो 1900 का पेरिस ओलंपिक था उसमें जो नॉर्मन पिचार्ड है उसने जो भाग लिया था वो किस झंडे के तले भाग लिया था, यानी किसके अकॉर्डिंग अंडर है उसने पार्टिसिपेट किया था, वो अपने को बताना है। भारतीय झंडे के अंदर, ब्रिटिश इंडिया, आईओसी, आईओए। अब दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं इंडिया है वो 1947 के अंदर यहाँ पे आजाद हुआ था, तो यहाँ पे भारतीय झंडे के अंदर यहाँ पे इसने भाग नहीं लिया था। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन गठन भी इसमें नहीं हुआ था। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आईओसी के अंदर नहीं लिया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ब्रिटिश इंडिया के फ्लैग के नीचे है वो यहाँ पे नॉर्मन पिचार्ड ने पार्टिसिपेट किया था। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो नॉर्मन पिचार्ड है उसने 1900 के पेरिस ओलंपिक में ब्रिटिश इंडिया के लिए क्या किया था, प्रतिस्पर्धा यहाँ पे पार्टिसिपेट कंपटीशन खेला था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19, 19 देखो दोस्तों यहाँ पे कि शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विधि आदि में सुधार करने में क्या मदद करता है। दोस्तों यहाँ पे चाहे शिक्षण पद्धति हो, पाठ्यक्रम हो, विधि हो, इनमें अगर सुधार करना है तो किसकी मदद से अपन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, सुपरविजन से, टीचिंग से, इवोल्यूशन या फिर कैंपिंग, पर्यवेक्षण, शिक्षण, मूल्यांकन या कैंपिंग के द्वारा। तो दोस्तों जितनी भी शिक्षण विधि हो, पाठ्यक्रम हो, करिकुलम हो या मेथड हो, उनमें अगर अपन सुपरविजन, टीचिंग, एवोल्यूशन या कैंपिंग, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अपन मूल्यांकन करके किसी भी चीज का अपन मूल्यांकन करते हैं और जो कमी रहती है वो उसमें अपन सुधार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि मूल्यांकन शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम और तकनीकों में है वो सुधार के लिए क्या की जाती है, आवश्यक फीडबैक यहाँ पे प्रदान करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है। दोस्तों रोगों की बात कर रहे हैं अपन, प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज की बात करें, रोगों से अगर सुरक्षा देने वाला जो न्यूट्रिशन है तो वो न्यूट्रिशन कौन सा रहेगा, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे एनर्जी न्यूट्रिशन पूछे तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो या, और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे क्या होती है एनर्जी न्यूट्रिशन, वो यहाँ पे वसा होती है। प्रोटीन एम विटामिन, प्रोटीन व वसा, विटामिन एम खनिज लवण, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे अपने को क्या करते हैं, डिजीज से प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं, रोगों से रक्षा करने का यहाँ पे कार्य करते हैं। तो विटामिन और खनिज लवण यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे रहेगा। फैक्ट भी देखे दोस्तों यहाँ पे, तो फैक्ट क्या दिया गया है कि विटामिन और जो खनिज है वो सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। सुरक्षात्मक पोषक तत्व किसे कहते हैं अपन, तो विटामिन और खनिज को कहा जाता है क्योंकि ये शरीर के रोगों से लड़ने की क्या करते हैं, मदद यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है। सीखने का स्थानांतरण की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। इसका सिद्धांत कौन सा है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, सकारात्मक स्थानांतरण सिद्धांत। सीखने के स्थानांतरण के सिद्धांत तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 के अंदर पूछा गया दोस्तों, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। समान तत्वों का सिद्धांत है जो थार्नडाइक के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। साथ ही में जो थॉर्नडाइक है द्वारा प्रस्तावित समान तत्वों का सिद्धांत अधिगम के स्थानांतरण की व्याख्या यहाँ पे करता है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा दोस्तों अपना कि बेरी बेरी नामक जो बीमारी है वो किस विटामिन की कमी के कारण यहाँ पे होती है। अब देखिए दोस्तों, विटामिन ए की कमी से अपन रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस यहाँ पे हो जाता है। विटामिन सी है वो स्क्रबी मसूड़ों के अंदर खून आने लगता है। विटामिन डी है वो इससे यहाँ पे रिकेट्स रोग यहाँ पे जिसे सूखा रोग के नाम से जानते हैं। और विटामिन बी जिसे अपन थायमिन के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे बेरी बेरी रोग इसके द्वारा यहाँ पे हो जाता है। तो फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो बेरी बेरी है वो विटामिन B1 जिसे अपन थायमिन के नाम से जानते हैं, उसकी कमी के कारण यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा दोस्तों अपना कि एड्स नहीं फैलता है। एड्स है वो किसके कारण नहीं फैलता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यौन प्रेषण से, रक्त पोषण से, ग्रस्त व्यक्ति से हाथ मिलाने से, या रक्त पोषण से। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर बताना है। और एड्स है दोस्तों यहाँ पे इसके लिए है वो एलिसा। एलिसा टेस्ट भी इसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है। एलिसा टेस्ट करते हैं इसके लिए जांच करने के लिए। साथ ही में दोस्तों एड्स है वो HIV है, वो HIV इसका वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। ग्रसित एड्स से जो ग्रसित व्यक्ति है, अगर उससे अपन हैंड स्नेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो उससे अपने एड्स फैलने की यहाँ पे संभावना नहीं होती है। देख सकते हैं दोस्तों आप, तो एड्स हाथ मिलाने जैसे सामान्य संपर्क से यहाँ पे नहीं फैलता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि लैंगरहैंस की दीपिकाओं से किस हार्मोन का स्राव होता है। लैंगरहैंस की बात करें दोस्तों यहाँ पे, लैंगरहैंस ऑफ आइसोलेट की बात करें अपन यहाँ पे, तो उसकी जो यहाँ पे जो सेल होती है उनसे यहाँ पे कौन सा हार्मोन निकलता है। तो दोस्तों जो अग्नाशय ग्रंथि होती है अपनी, उस अग्नाशय ग्रंथि जिसे अपन पेनक्रियाज के नाम से जानते हैं, इस पेनक्रियाज जो अंतःस्रावी और यहाँ पे बहिःस्रावी दोनों प्रकार की रहेगी, जिसे अपन हेटेरोक्राइन के नाम से जानते हैं, उसके जो अंतःस्रावी के भाग में है जिसे लैंगरेंस की दीपिकाओं से है, वो कौन सा यहाँ पे हार्मोन निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन। जो लैंगरेंस की जो बीटा सेल्स होती है, इन बीटा सेल से है वो दोस्तों यहाँ पे क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन यहाँ पे निकलता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो साथ ही में यहाँ पे कि अग्नाशय में जो लैंगरेंस की दीपिका होती है उससे यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन यहाँ पे बीटा सेल्स के द्वारा यहाँ पे सीक्रेट होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा कि चेचक, छोटी माता है, तपेदिक है आदि जो माध्यम है वो फैलने वाले संक्रामक रोग है, किसके माध्यम से ये फैलते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे जो स्मॉल पॉक्स हो गई, चेचक हो गई, चिकन पॉक्स बोलते हैं, और ट्यूबरकुलोसिस है जिसे अपन TB भी बोलते हैं, तो ये किसके कारण फैलती है, वाटर, फूड, एयर या वायरस के कारण। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 के अंदर बताना है, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। हवा के कारण है, एयर के कारण यहाँ पे फैलने वाली जो बीमारी है वो चेचक, छोटी माता और तपेदी यहाँ पे रहती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो चेचक, छोटी माता, तपेदी वह मुख्यतः क्या है, वायु जनित रोग है, एयर बोर्न डिजीज यहाँ पे रहेगी, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि प्रेरणा कितने प्रकार की होती है। मोटिवेशन के टाइप यहाँ पे कितने रहने वाले हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 4, 3, 2, 1। हाउ मेनी टाइप ऑफ मोटिवेशन रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मोटिवेशन में बार बार बताता हूँ, प्रेरणा दो प्रकार की रहेगी, एक आंतरिक प्रेरणा और दूसरी यहाँ पे बाह्य प्रेरणा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा। दो प्रकार की यहाँ पे मोटिवेशन के टाइप यहाँ पे रहने वाले हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो मोटिवेशन के दो टाइप हैं, उनमें से देखें तो यहाँ पे आंतरिक और बाह्य प्रेरणा होती है, जिसे अपन इंट्रिंसिक और यहाँ पे एक्सट्रिंसिक के नाम से यहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27। 27 रहेगा कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई दोस्तों, जिसे अपन KKFI के नाम से जानते हैं। KKFI खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई है।
ग्राउंड देखे तो 27/16 यहाँ पे ग्राउंड का माप होता है मीटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 रहेगा और ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर यहाँ पे 1955 1955 के अंदर ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे KKFI खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे फेडरेशन जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो 1955 के अंदर यहाँ पे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा अपना। रक्त किस प्रकार का उत्तक है दोस्तों यहाँ पे जो टाइप ऑफ ब्लड की बात कर रहे हैं अपन वो किस प्रकार का यहाँ पे टिश्यू रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या नर्व टिश्यू। तो रक्त की बात करें दोस्तों यहाँ पे जो रक्त का पीएच मान है वो 7.4 यहाँ पे एवरेजली पीएच मान इसका यहाँ पे होता है। रक्त है वो 5 से 6 लीटर है वो रक्त क्या पाया जाता है व्यक्ति में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 की बात कर रहे हैं और ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू। और उसमें भी देखें तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जिसे अपन लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी इसे जानते हैं। तरल संयोजी ऊतक यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो पोषक तत्व ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों का यहाँ पे क्या करता है परिवहन ट्रांसपोर्टेशन का कार्य नाम करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा दोस्तों कि आईओए का गठन कब हुआ। दोस्तों आईओए की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। आईओए की फुल फॉर्म देखें तो यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, जिसके वर्तमान यहाँ पे प्रेसिडेंट है अध्यक्ष है वो यहाँ पे कौन है पीटी उषा यहाँ पे रहेगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 1927 के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की यहाँ पे स्थापना की गई थी जिसके प्रथम अध्यक्ष है वो जमशेदसर दोराबजी यहाँ पे क्या थे दोराबजी टाटा है वो इसके प्रथम यहाँ पे प्रेसिडेंट भी थे। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो इंडियन ओलंपिक भारतीय ओलंपिक संघ आईओए उसकी स्थापना यहाँ पे 1927 के अंदर यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों 30 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि CO2 की बात कर रहे हैं अपन। CO2 के आयतन का अनुपात किसी दिए समय में उपयोग किए गए ऑक्सीजन के आयतन पर समाप्त हो जाता है तो क्या कहलाता है ये अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। दोबारा से पढ़ना है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन अनुपात है वो किसी समय में उपयोग में कारण है वो ऑक्सीजन के आयतन है उसके ऊपर है यहाँ पे हावी रहता है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं। फेफड़ों की कुल क्षमता, श्वसन लब्धांक, जमारे आयतन, श्वसन मिनट आयतन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 के अंदर बताना है और ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। इसे अपन रेस्पिरेटरी क्वोटिएंट के नाम से जानते हैं यानी श्वसन लब्धांक के नाम से इसे अपन जाना जाता है। अब देख सकते हो दोस्तों आप कि इस अनुपात को अपन श्वसन लब्धांक यानी रेस्पिरेटरी क्वोटिएंट के कहा जाता है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नियंत्रित क्या करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किसको कंट्रोल करने का कार्य करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बाह्य संदेशों को, आंतरिक पर्यावरणीय परिवर्तनों को, बाह्य पर्यावरणीय परिवर्तनों को या बाह्य अवयव को। CNS की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। CNS जो अपन ने यहाँ पे थोड़ी क्लास के अंदर है वो अच्छे से इसको समझाया था दोस्तों। अगर आपने थोड़ी क्लास नहीं ली है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो CNS है वो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। बाह्य पर्यावरणीय जो परिवर्तन है एक्सटर्नल एनवायरमेंटल जो चेंजिंग है उनको कंट्रोल करने का कार्य यहाँ पे करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो बाह्य पर्यावरण से आने वाली जो संवेदी जानकारी है उनको क्या करता है उसको यहाँ पे प्रसंस्करण का कार्य करता है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि अक्ष तंतु जिसे अपन एक्सोन के नाम से जानते हैं कि भूमिका आवेगों को ले जाने के लिए होती है। कहाँ ले जाते हैं एक्सोन की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन जो तंत्रिका तंत्र बनाते हैं इस तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं। इसके अंदर यहाँ पे जो लगे हुए थे वो रेट लास्ट में यहाँ पे एक्सोन टर्मिनल होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सोन की बात कर रहा है तो ये आवेगों को कहाँ लेकर जाता है तंत्रिका से दूर लेकर जाता है मस्तिष्क की ओर, हृदय की ओर, तंत्रिका कोशिका की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 की बात करिए ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे एक्सोन वो तंत्रिका से दूर आवेग है, इंपल्स है, इन इंपल्स को कहाँ लेकर जाता है तंत्रिका से दूर लेके अंगों तक यहाँ पे जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो एक्सोन है वो तंत्रिका आवेगों को कोशिका शरीर से क्या ले जाता है दूर यानी जो सेल बॉडी है इससे दूर लेकर यहाँ पे जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा अपना
कि डेंड्राइट जिसे अपन दुमास्म के नाम से जानते हैं, डेंड्राइट की भूमिका अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से अवयवों को संचित करना है और इन्हें कहाँ लेके जाना है ये अपने यहाँ पे बताना है। डेंड्रोइड होते हैं दोस्तों, ये अपनी कोशिका के डेंड्रोइड होते हैं, इनके ऊपर यहाँ पे धागीनुमा संरचना होती है ये वाली, तो ये डेंड्राइड कहलाते हैं। तो ये डेंड्राइड अन्य तंत्रिकाओं से क्या करते हैं, अवयवों को इकट्ठा करते हैं और फिर इसको कहाँ पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहे हैं अपन, और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, मेरू रज्जु की ओर, स्पाइनल कोड की तरफ है वो उसको लेकर जाते हैं, यानी अंगों की ओर पहुंचाने का कार्य है वो करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि संवेगात्मक स्थिरता, चिंता और उदासी निर्मित व्यक्तित्व के किस आयाम के लक्षण है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, एंजाइटी है, यानी सैंडनेस है, ये किस प्रकार के व्यक्तित्व के यहाँ पे आयाम के लक्षण रहेंगे वो अपने को यहाँ पे बताना है। बहिर्मुखी, रुचि अनुकूलता, मध्यम वर्गीयता या खुलापन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 के अंदर बताना है, और क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे न्यूरोटिसिज्म का नाम है वो यहाँ पे मध्य वर्गीयता है, वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। देखो दोस्तों यहाँ पे चिंता, उदासी और भावनात्मक अस्थिरता है वो व्यक्तित्व के है, वो न्यूरोटिसिज्म है, उसके आयाम की विशेषता यहाँ पे होती है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा अपना, फ्राइड की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जन्मजात जैवी मूल प्रवृत्तियां है और प्रेरणा है जो समय विद्यमान रहती है, उसे अपन किसका संकेत देती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ना है कि जो सिगमंड फ्राइड के जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसमें जो जन्मजात जैवी मूल प्रवृत्तियां और प्रेरणाएं जो समय विद्यमान रहती है किसका संकेत देती है, इड, ईगो, लिबिडो या फिर थेनाटोस, मृत्यु। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 को बताना है, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इड, यानी ये ध्यान रखना दोस्तों प्लेजर प्रिंसिपल से संबंधित यहाँ पे रहती है। अब इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, फैक्ट से समझ में आएगा आपके कि फ्राइड के अनुसार जो इड है वो जन्मजात जैविक प्रवृत्ति और मूल जो प्रेरणाओं का प्रतिनिधित्व यहाँ पे करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36, सीखने का संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों। यहाँ पे सीखने का संबंध प्रत्यावर्तन की बात कर रहे हैं अपन, कंडीशनिंग थ्योरी की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, कोलर, पावलो, थॉर्नडाइक या डेसी। क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर यहाँ पे यान पावलोव है वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो यान पावलोव के द्वारा यहाँ पे संबंध प्रत्यावर्तन से संबंधित यहाँ पे रहने वाली है। तो पावलोव को शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का यहाँ पे श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा अपना कि प्रतियोगिता के अंदर है वो भाग लेने वाली टीमों की संख्या क्या है, अधिक। अधिक होने पर विभिन्न ग्रुपों में किस पद्धति में बांटा जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अगर प्रतियोगिता में टीमों की संख्या ज्यादा है तो अपन है उसको ग्रुप के अंदर डिवाइड करेंगे, तो वो ग्रुप के अंदर किस पद्धति के अंदर अपन डिवाइड करते हैं, कौन से टूर्नामेंट के अंदर, नॉकआउट हो गया, कॉम्बिनेशन, चैलेंज या राउंड रोबिन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 के अंदर बताना है, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों कॉम्बिनेशन, जो 4 प्रकार का यहाँ पे होता है जिसे अपन संयुक्त प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं। इसके अंदर 2 प्रतियोगिताएं शामिल की जाती है, एक नॉकआउट और दूसरे यहाँ पे लीग प्रतियोगिताएं, उनको मिलाकर अपन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 38, आदर्श धावन पथ यानी कि सीधी की लंबाई कितनी होती है। आदर्श धावन पथ स्टैंडर्ड ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रैक होता है उसकी स्ट्रेट पूछी गई है, इस स्ट्रेट की लेंथ अपने को यहाँ पे बतानी है। आदर्श धावन पथ यहाँ पे 400 मीटर का होता है दोस्तों यहाँ पे, और इसकी अगर स्ट्रेट की बात करें तो ये स्ट्रेट है वो स्ट्रेट कितने मीटर की रहेगी, तो वैसे देखा जाए तो 79, 80 और यहाँ पे 84.39, 3 यहाँ पे स्ट्रेट गेट यहाँ पे ट्रैक बनते हैं, उनमें से जो स्टैंडर्ड ट्रैक है वो 84.39 यहाँ पे 84.39 मीटर का यहाँ पे स्ट्रेट यहाँ पे रहती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे कि मानक स्टैंडर्ड 400 मीटर एथलेटिक ट्रैक है वो प्रत्येक सीधी की लंबाई वो 84.39 यहाँ पे मीटर रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन एक अशाब्दिक परीक्षण का उदाहरण है। अशाब्दिक की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, नॉन वर्बल टेस्ट है वो कौन सा रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है।
रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, आर्मी अल्फा परीक्षण, बीनियर साइमन परीक्षण। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, जिसे अपन रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज के नाम से जानते हैं। वो यहाँ पे अशाब्दिक परीक्षण यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक प्रसिद्ध अशाब्दिक यहाँ पे परीक्षण, बुद्धि परीक्षण यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट हो आएगी क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि प्राचीन काल में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था, वो अपने यहाँ पे बताना। गोरिल्ला वॉरफेयर यानी छद्म युद्ध के लिए, अश्वारोहण हॉर्स राइडिंग के लिए, धनुर्विद्या आर्चरी रथों की दौड़ यानी, तो किसके लिए यहाँ पे तक्षशिला था, तो तक्षशिला दोस्तों प्राचीन काल में है वो यहाँ पे ध्यान रखना तीरंदाजी, तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आर्चरी है, धनुर्विद्या है, इसके लिए यहाँ पे फेमस रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तक्षशिला है वो प्राचीन काल में क्या था, एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था, और उसमें है वो धनुर्विद्या जैसी सैन्य शिक्षा भी शामिल की जाती थी। नेक्स्ट हो आगे क्वेश्चन नंबर 41। 41 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि कौन सा मुगल बादशाह पोलो खेल से यहाँ पे जुड़ा हुआ था। पोलो खेल की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। पोलो जिसे अपन वर्तमान में यहाँ पे चौगान भी बोल सकते, प्राचीन काल में चौगान और वर्तमान में इसे अपन पोलो बोलते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों यहाँ पे मुगल सम्राट है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो यहाँ पे पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर उसकी मौत भी हो गई थी। और यहाँ पे पोलो जिसे प्राचीन चौगान है उसको सबसे ज्यादा संरक्षण और फेमस करने का कार्य है वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, अकबर के द्वारा है उसे सबसे ज्यादा संरक्षण दिया गया। देखिए दोस्तों, तो सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य पोलो या चौगान को खेल को लोकप्रिय बनाया और इसे एक संरक्षण भी दिया था, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 रहेगा एगोग कहाँ था। दोस्तों यहाँ पे एगोग है वो, एगोग क्या है, शिक्षा पद्धति है जो कहाँ स्थित थी, तो एगोग है वो क्रमबद्ध शिक्षा पद्धति होती है दोस्तों। क्रमबद्ध जो शिक्षा पद्धति थी उसे एगोग कहते थे, और किसके अंदर, तो स्पार्टा के अंदर, स्पार्टा में जो शिक्षा पद्धति थी उसे अपन एगोग के नाम से जानते थे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखे तो ग्रीस जिसके 4 पार्ट बताए गए हैं, यूनान की बात करें, यूनान के 4 पार्ट यहाँ पे, जिसमें होमर, स्पार्टा, पूर्व एथेंस और उत्तर एथेंस। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखे तो अपन यहाँ पे ग्रीस इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि एगोग प्राचीन स्पार्टा जिसे अपन ग्रीस में बोलते हैं प्रचलित सैन्य प्रशिक्षण और शिक्षा प्रणाली यहाँ पे रहने वाली थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखे दोस्तों यहाँ पे कि तंतु का वह प्रारूप जो अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन के उच्च संकेंद्रण से युक्त होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, यानी जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा हो और मायोग्लोबिन भी ज्यादा हो उसको अपन किस नाम से जानते हैं। ये कौन सा यहाँ पे प्रारूप है तंतु का, फाइबर का कौन सा यहाँ पे टाइप रहने वाला है, स्लो ट्विच फाइबर, फास्ट ट्विच फाइबर, इंटरमीडिएट टाइप या दोनों। तो दोस्तों जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन ज्यादा होता है उसे अपन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 और ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर, उसे अपन स्लो टिच फाइबर जिसे अपन रेड फाइबर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों यहाँ पे वो कहा जाता है, और ये एंडोरेंस की क्रियाओं के काम में आता है, लंबी दौड़ करने के लिए यहाँ पे काम आता है। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, तो दिमिमरोड जिसे टाइप फर्स्ट है वो मांसपेशी तंतुओं माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन से यहाँ पे भरपूर होते हैं, और सहन शक्ति गतिविधियों में सबसे ज्यादा एंडोरेंस यहाँ पे एक्टिविटी है उसके अंदर यहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44। अस्थियों की मृदुलता को कहते हैं दोस्तों, सॉफ्टनेस ऑफ बोन है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना। हड्डियों में सॉफ्टनेस आ जाती है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियो जो ब्लास्ट है दोस्तों यहाँ पे हड्डी के निर्माण की कोशिका है, ओस्टियोक्लास्ट है वो हड्डी को नष्ट करने वाली कोशिका है। और यहाँ पे ओस्टियोमलेशिया की बात करें अपन तो वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे अस्थियों की मृदुलता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों, जो ओस्टियोमलेशिया है वो वयस्क एडल्ट व्यक्ति होते हैं उनमें हड्डियों में मृदुलता है जो आमतौर पर है वो विटामिन डी की कमी के कारण है, वो इसमें यहाँ पे सॉफ्टनेस आ जाती है, मुड़नी यहाँ पे लग जाती है। नेक्स्ट हो आएगी क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 की मेरुदंड की तिरछी वक्रता, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, वो का किसी का जाता है, तो ये अपनी यहाँ पे खोपड़ी हो गई, और ये अपनी यहाँ पे रीढ़ की हड्डी है, ये सीधी रहती है, लेकिन इसमें एक तरफ चाहे दाई साइड या बाई साइड किसी भी साइड में इसमें यहाँ पे वक्र आ जाता है, मुड़ जाती है, तो इसे अपन किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, इसे पार्श्व कुब्जता यानी स्कोलिसिस के नाम से जानते हैं, और इसका जो मेजरमेंट है वो स्कोलोमीटर के द्वारा यहाँ पे मापा जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे
स्कोलिसिस रीढ़ की हड्डी की असामान्य यानी पार्श्व यानी तिरछी वक्रता यहाँ पे होती है। नेक्स्ट हो रहेगी क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को, इसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी व्यक्ति है वो दूसरे के व्यवहार को देखकर ही सीखता है, दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा। तो यह सीखने का कौन सा प्रकार रहेगा? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम। तो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर ही सीख रहा है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पा रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग, जिसे अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा यहाँ पे जो सिद्धांत दिया गया था, जेडपीटी के नाम से भी जानते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, इसके यहाँ पे सिद्धांत रिलेटेड रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसे अल्बर्ट बांडुरा है के द्वारा प्रस्तावित प्रेक्षणात्मक और साथ ही में सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 47 रहेगा कि कौन सा सीखना स्थायी होता है दोस्तों यहाँ पे, यानी लर्निंग का यहाँ पे स्थायी टाइप कौन सा है? रटकर सीखना, सुनकर सीखना, समझकर सीखना या देखकर सीखना। और सीखना है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, यहाँ पे लर्निंग जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें देखिए तो क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है वो समझकर सीखना, यानी बाय अंडरस्टैंडिंग लर्निंग है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव यहाँ पे रहती है। देख सकते हैं दोस्तों आप कि समझकर किया गया अधिगम है वो अर्थपूर्ण अधिगम होता है रट्टा मारने की तुलना में। ध्यान रखना, रट्टा मारने की तुलना में है वो समझकर किया गया अधिगम है वो अर्थपूर्ण अधिगम यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 48। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। संकेत अधिगम की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, अंडर साइन लर्निंग की बात कर रहे हैं अपन, सिग्नल लर्निंग की बात करें तो वो निम्नलिखित सीखा जाता है किसमें? मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण या मनोदय। संकेत के द्वारा बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है दोस्तों यहाँ पे इवान पावलोव से संबंधित, तो पारस्परिक अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा वो संकेत अधिगम के द्वारा सीखने संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे तो संकेत अधिगम है वो शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव की जो कंडीशनिंग है उससे संदर्भित यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता थे? वाइगोत्स्की की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। तो वाइगोत्स्की है वो यहाँ पे किस पर सबसे ज्यादा यहाँ पे सीखने पर बल देते थे? आनुवांशिक, जेनेटिक, मोरल, फिजिकल या सोशल। क्वेश्चन नंबर यहाँ अपन 49 की बात कर रहे हैं और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा सोशल, जिसे अपन जेडीपीटी के नाम से जानते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा सामाजिक सोशल पर यहाँ पे ध्यान देता था। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे तो ले वाइगोत्स्की है वो बच्चों के अधिगम में सामाजिक अंतरक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ पर भूमिका पर सबसे ज्यादा बल देता है, जिसे अपन जेडीपीटी के नाम से, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? शिक्षक से संबंधित अधिगम की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा रहेगा? बैठने की उचित व्यवस्था है, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता है, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति है, विषय वस्तु प्रवीणता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे विषय वस्तु में प्रवीणता जिसे प्रोफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट मैटर है वो कहा जाता है। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि शिक्षक की विषय वस्तु में प्रवीणता अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण शिक्षक संबंधी कारक है। यहाँ पे शिक्षक टीचर रिलेटेड यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे फैक्टर है। तो चलिए दोस्तों ये लगभग अपन ने 50 एमसीक्यू आज की प्रश्नोत्तरी में शामिल किए थे। क्लास कैसी लगी वो भी बताइए, स्कोर कितना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें, और लास्ट में आप हाइप भी आप जरूर कर सकते हैं दोस्तों। तो आप 900 पदों के लिए है वो अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए लगातार चैनल से जुड़े रहे। मॉर्निंग में आप थ्योरी भी क्लास ज्वाइन करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।